हेलो। तो क्या हाल है यारों? और बढ़िया सारे। एक्चुअली हमने एक पार्ट कर लिया था स्टाफिंग का। अभी हमने सेकंड पार्ट करना है और आज हम ये एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे इसका। जो स्टाफिंग एज अ प्रोसेस वाला चैप्टर है 6.1, वो हम ख़त्म कर देंगे आज। तो एक मेरे को तसल्ली थोड़ी सी है इसलिए क्यों है, क्योंकि आज ये आ गया है। ये मैं काफ़ी दिन से ऑर्डर किया था माइक, तो अभी आया ये। फिर भी थोड़ा बहुत अगर इशू हो तो देख लियो। अभी शायद होगा नहीं। एक्चुअली पहले मैंने काफ़ी ईयरफोन्स वगैरह यूज़ किए, 5-7 ईयरफोन्स लेके देखे, कोई फ़ायदा हुआ नहीं इसका। मतलब पता नहीं माइक मेरे लैपटॉप में नहीं सेट आ रहा है, क्या इशू है। ये इसकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक लगी मेरे को, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा पतली। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो करें शुरू। एक सेकंड। या एक मेरा थोड़ा सा मन करता है कि ना थोड़ा सा तरीका बदल दूँ पढ़ाने का। मतलब जैसे ये तो पीसी में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो एज अ जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, काफ़ी बार मन करता है मेरा कि ब्लैक बोर्ड पे, जैसे ये तो आपकी बुक की है, ठीक है, फिर भी एक ब्लैक बोर्ड पे मतलब खुद ब खुद पॉइंट्स लिखा के पढ़ाऊँ। तो अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट करियो यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का। तो चलो यार, पूरा जोश भर लो अंदर फटाफट, पूरा जोश भर लो। अभी स्टार्ट करना है हमने स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, क्या क्या स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारा एचआर मैनेजमेंट, तो वो हम देखेंगे। एचआर मैनेजमेंट ना वाइडर टर्म है यार एज़ कम्पेयर टू स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग ठीक है, एज अ प्रोसेस ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक बड़ी टर्म थी, लेकिन एचआरएम उससे भी ज़्यादा बड़ी टर्म है स्टाफिंग में। क्यों? वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड है, जिससे वो एचआर स्टाफिंग से ज़्यादा बड़ा माना जाता है। इसलिए पहले ये है वाइडर टर्म क्यों है, क्योंकि उसमें ना स्टाफिंग इंक्लूड है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग इंक्लूड है, उसमें पर्सनल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन इंक्लूड है कि क्या क्या पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड बनानी चाहिए। उसके बाद उसमें इंक्लूड है कि कैसे हम पर्सनल रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो स्टाफिंग ना एक पार्ट बन के रह जाता है एचआरएम का। मतलब पूरा का पूरा उसको कवर नहीं कर पाता, एक पार्ट बन के रह जाता है। जो स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं एचआरएम के द्वारा, वो क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम सर्च होती है, रिक्रूटमेंट को आप लिख लेना सर्च। सर्च होती है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, उनकी सर्च की जाती है एम्प्लॉयज़ की। एंड मेक प्रोविजंस फॉर द रिक्रूटमेंट, मतलब अलग अलग प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि हम कैसे सर्च करेंगे, अलग अलग सोर्सेज देखे जाते हैं कहाँ से हम सर्च करेंगे। तो वो आगे बढ़ेंगे प्रोसेस में, लेकिन यहाँ तक आपको बस ये रखना है कि एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए ही इंडल्जेस हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज़ लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। ठीक है। आगे उसके बाद आता है वो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ऊपर बताया था एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एचआर मैनेजर है वो सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज इंक्लूड चाहिए होती है। उसमें क्या आता है? जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेगोशिएटेड विद ट्रेड यूनियंस। एक्चुअली इसमें ना कुछ समझने वाला है नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, आपको बस जस्ट एक बार ये पॉइंट वो कर लेने हैं, क्या कहते हैं, हेडिंग्स याद रख लेनी है, अंदर वाला हल्का हल्का अपनी तरफ से लिख के, ये जो मार्क किया है ना उन्होंने, ये जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये रेड मार्क किया है, इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है। इसमें कोई खासा समझने वाला है नहीं। मेन तो ये है कि उन्होंने देखो प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, वो काफ़ी जगह सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत है। वो उसमें क्या आ जाता है? जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिखाने को ये भी मैं बता दूंगा जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। जब हमें आगे पढ़ना है परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे, जॉब इवैल्यूएशन वगैरह, नेगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियन, ये हमें पढ़ना ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो आगे हमारा आता है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, कि क्या एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट की क्या कंपनसेशन होगी, ये सारा इंसेंटिव प्लान क्या होगा, आगे प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सारा कुछ ये कौन डिसाइड करता है? एचआर मैनेजर। वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं टाइम टू टाइम, ये देखने के लिए कि कौन सी पॉलिसीज़ लानी चाहिए पर्सोनल के रिलेटेड। इस रिसर्च के बेसिस पे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये बताता है कि हमें क्या क्या टेक्निक्स
यूज़ करनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे नई कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स लेके आने चाहिए, कैसे हम उनको मोटिवेट करते रहें। उसके बाद हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। अगर हमारे कोई भी पर्सनल, कोई एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत होती है, कोई किसी भी पॉलिसी या कोई भी मैनेजर से रिलेटेड या कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो ये सारा किसको बताता है, हमारे एचआर मैनेजर को बताता है। तो एचआर मैनेजर एक लिंकिंग पिन का रोल वो करता है, पूरा करता है, कि जो भी वो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको सुनता है और उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लेकर जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की, वो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के बारे में फिल करता रहता है। जैसे टॉप लेवल उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि कितनी सेल्स होनी चाहिए ये वगैरह, तो मतलब क्या आउटपुट लेके आनी चाहिए, वो उनको बताता रहता है। और जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको बताता रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से एज अ लिंकिंग पॉइंट रोल वो प्ले करता रहता है। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन दैम ओकेजनली ही सर्व्स एज अ पैसिफायर। मतलब अगर कोई दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल, या मतलब आप एम्प्लॉयज़ कह लो, चाहे किसी भी लेवल के हो, तो वो क्या कहते हैं, एज अ डिस्प्यूट सॉल्वर, एज अ पैसिफायर, एज अ सोल्यूशनिस्ट, मतलब कोई भी आप टर्म यूज़ कर लो, एज अ पैसिफायर, यानी कि उन दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व कराने में वो हेल्प करता है। कंफर्टेबल, हाँ जी, वो दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व कराने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आता है हमारा प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉयज़, सोशल सिक्योरिटी मतलब आपको पता ही है कि जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं, प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, की रिटायरमेंट के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये सारा सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर में आ जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की, को ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें जिससे ये अश्योर हो कि जो उनको ये अश्योर हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। ये पॉलिसीज़ ना काफ़ी एस्पेक्ट कवर करती है, जैसे कि उन्होंने खुद ही मार्क किया वैसे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ठीक है, सिलेक्शन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी। इन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए एचआर मैनेजर को ये दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही वो क्या कहते पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर दें कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए और वो लेथार्जिक हो जाए। मतलब कहते नहीं है कि ज़्यादा आप आराम देना शुरू कर दो किसी को, तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं रहता, वो लेथार्जिक बन जाता है। उतना दो जितना अगले को पछता रहे। तो वही दोनों का इंटरेस्ट माइंड में रख के उसको पॉलिसीज़ लेट डाउन करनी चाहिए। मोर ओवर उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ उसने लेट डाउन की है, क्या वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रही हैं। ये नहीं कि बस कागज़ पे लिख के रख दिया, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है अच्छे से। उसके बाद डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मेयर्स पास किए जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और भी काफ़ी एक्ट है, आप बीकॉम में पढ़ोगे। कौन सा था, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेटेड हैं। ये फंक्शन है एचआर मैनेजर का, क्या कि वो इन जो एक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए एक्ट्स हैं, उनके साथ कंप्लाई करे। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं दूर रखूँ तो शायद ज़्यादा बेटर मैं समझा सकूँगा। हाँ जी, कि ये जो सारे के सारे एक्ट हैं उनके साथ कंप्लाई कर सके। उसके बाद आता है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, जो हमारा एचआर मैनेजर है उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कि रिक्रूटमेंट के रिलेटेड रिकॉर्ड प्ले करने पड़ते हैं, सिलेक्शन के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड, प्रमोशन के रिलेटेड, ट्रांसफ़र के रिलेटेड, रेम्यूनरेशन के रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के रिलेटेड उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। किसके रिकॉर्ड मेंटेन करने रखते हैं, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको वो एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं इन फ्यूचर, कि इसको देख के शायद आगे किसी प्रोसेस में हेल्प आए। किस के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, ट्रेनिंग के, प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के, रेम्यूनरेशन के, सभी तरह के रिकॉर्ड्स एचआर मैनेजर को अपने पास मेंटेन करने रखने पड़ते हैं, ये मैंडेटरी है। डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ना, एचआर मैनेजर है, वो रिव्यू करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और अपने सजेशन देता रहता है कि कैसे उसको ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो ये था हमारा क्या कहते हैं वो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआर मैनेजर। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि वो रिक्रूटमेंट में कैसे हेल्प करता है, वो अपनी कैसे एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे वो डेवलप करता रहता है कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स को, कैसे वो जो वर्कर्स हैं उनकी ग्रेवियंस और कंप्लेंट्स हैंडल करता रहता है, कैसे वो क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हेल्प करता है, कि कैसे कैसे पॉलिसीज निकालता रहता है वो, उसमें वो कैसे अपनी कंपनी को लॉ सूट्स में डिफेंड करता है। उसके बाद उसको पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, फिर वो कैसे अपने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था
अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है ये हमारा प्रोसेस। कोई भी फंक्शन है मैनेजमेंट को, उसकी आपको प्रोसेस मैंडेटरी है, बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी और एज अ सीक्वेंस वाइज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर आप पहले कोई पॉइंट लिख देते हो उसको बाद में कोई लिख देते हो तो फिर वो इतना अच्छे से नहीं जमेगा, फिर क्या पता आपके सारे के सारे मार्क्स कट जाए डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर कि कैसे वो आपकी चेकिंग करता है। ठीक है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप सीक्वेंस वाइज ही मैं कह रहा हूँ कि आप याद रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे जैसे ये प्रोसेस होती है ना सीक्वेंस वाइज ही ज़्यादा अच्छा लगता है करने को। मतलब ये मेन पर्पस कहने का कि आप भूल ना जाओ, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकेंड, तो चलो करें। तो एक सेकेंड यार, पापा का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। तो हाँ जी यारो, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टाफिंग का प्रोसेस। एक सेकेंड। हाँ जी, तो प्रोसेस में ना मेनली मैं आपको पहले रफली बता दूँ प्रोसेस में हम क्या करते हैं। पहले तो हम करते हैं कि हमें देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उन बंदों की करते हैं सर्च, फिर उनकी करते हैं सिलेक्शन, उसके बाद होती है उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक सेकेंड, ऐसे ही है, हाँ सॉरी एक स्टेप आगे हो गया मैं। पहले देखते हैं कितने बंदे चाहिए, उसके बाद उनकी सर्च होती है, रिक्रूटमेंट, फिर उनकी होती है सिलेक्शन, फिर उनकी होती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर उनकी होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, फिर उनका होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कितना काम किया और कितना एक्सपेक्टेड था। फिर उस हिसाब से होती है उनकी प्रमोशन और करियर प्लानिंग। उसके साथ होता है आगे कंपेंसेशन। ठीक है, तो चलो एक मोटा मोटा व्यू हो गया आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें एस्टिमेट करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे चाहिए। ठीक है, पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम ये देख रहे होते हैं कि कितने बंदे चाहिए, हमें ये पॉसिबिलिटीज़ भी साथ में रख के चलनी पड़ती हैं। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग इंटरनल प्रमोशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड डिसमल्स। उस हिसाब से हम मतलब सही एक एस्टिमेटेड फिगर ले सकते हैं ना कि कितनी इंटरनल प्रमोशन हो जाए। अगर इंटरनल प्रमोशन होती है तो नीचे वाली पोस्टें खाली हो जाती है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, कोई डिसमिस कर रहा है, उससे भी पोस्ट खाली होती है, जिससे हमारी जो एस्टिमेटेड फिगर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। उसके बाद टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये बेनिफिशियल होता है कि दो तरह का एनालिसिस हो। पहले वर्कलोड एनालिसिस, उसके बाद आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इज कंसर्न टू नो द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब इन हैंड सक्सेसफुली। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लियो, अच्छे से पढ़ना है। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, ये कंसर्न करता है कि हमें कितने बंदे चाहिए, कितने और किस तरह के बंदे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए काम को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है वर्क फोर्स एनालिसिस, इट इज़ कंसर्न टू नो द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल टू कंप्लीट द जॉब इन हैंड सक्सेसफुली। दो वर्ड्स पे इसने ना काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, एक कितने चाहिए और दूसरा कितने अवेलेबल है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर। वर्कलोड एनालिसिस इसमें कहते हैं कि कितने नंबर और टाइप ऑफ पर्सन आपको चाहिए। ठीक है, चाहिए यानी कि नेसेसरी है काम को पूरा करने के लिए। वर्क फोर्स एनालिसिस, कितने नंबर और टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास है तो काम को पूरा करने के लिए। तो नेसेसरी और अवेलेबल का एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, इनफैक्ट सच एन एक्सरसाइज रिवील वेदर वी अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड एंड ऑप्टिमल स्टाफ्ड। इससे ना हमें पता लगता है कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अंडरस्टाफ्ड है, ओवरस्टाफ्ड है, या मतलब ओके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ठीक है, ये बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये कर लियो। रिक्रूटमेंट होता है, सर्च होती है एम्प्लॉयज़ की। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स द सर्च ऑफ वेरियस सोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ की रिसर्च की जाती है और उनको इनकरेज किया जाता है कि एप्लीकेशन सेंड करें ऑर्गेनाइजेशन में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। याद रखिए, सिर्फ सर्च भी नहीं होती, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो एप्लीकेशन सेंड करें एंटरप्राइज में। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेक्शन। पहले तो हम उनको वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कि हमें एप्लीकेशंस भेजो, फिर हम उन एप्लीकेशंस की क्या करते हैं, छांटी करते हैं, और जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट सेलेक्ट किए जाते हैं आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देम। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एबिलिटी एप्लीकेंट की और जो नेचर ऑफ वर्क है वो मैच करना चाहिए, कि मतलब क्या वो बंदा काम कर सकता है, क्या वो बंदा मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता है अपनी जॉब से,
बेसिकली ये मतलब था इसका, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद हम उसकी करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब वो बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, प्लेसमेंट यानी कि वो पोस्ट पे उसको ज्वाइनिंग करवानी है जिसके लिए वो सिलेक्ट किया गया है। जैसे HR समझो परचेज मैनेजर के लिए बंदा सेलेक्ट किया गया तो उसकी वहाँ पे प्लेसमेंट कर दी जाएगी। सेल्स मैनेजर के लिए बंदा सेलेक्ट किया, उसकी वहाँ पे सेल कर दी जाएगी। तो वो कह रहा है प्लेसमेंट मीन्स टू जॉइन द पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। ओरिएंटेशन में क्या होता है, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी जाती है उसको क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय सेलेक्ट किया उसको कंपनी के बारे में, उसके सुपीरियर, उसके सबॉर्डिनेट, उसके कलीग्स, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस प्रोसेस में ना उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है जिससे उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है जिससे उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। ये यहाँ पे शॉर्ट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जाके इन सभी चैप्टर्स ने आपका सर खाना है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर आपको होंगे। तो टेंशन ना लो, ये ना सोचो कि 2 लाइन है कोई बात नहीं, आगे पूरे के पूरे चैप्टर से झेलना पड़ेंगे आपको। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें ना एम्प्लॉय की एवरी एम्प्लॉय हर एक की कैपेबिलिटी जज की जाती है। कैपेबिलिटी जज करने के लिए क्या है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे कि जितना काम उसको दिया गया है उसमें से उसने कितना काम किया, उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग, ये स्कीमेटिक कर दूं? अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं। मार्जिनल ऐसे। तो आगे आता है प्रमोशन और करियर प्लानिंग। इसमें ना जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको प्रमोट कर दिया जाता है। प्रमोशन क्या होता है, एडवांसमेंट होते हैं एम्प्लॉय की टू अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर प्रेस्टीज और स्टेटस, ग्रेटर स्केल, स्पेशली इंक्रीजिंग रेट ऑफ पे और सैलरी। प्रमोशन वैसे आपको सिंपल टर्म्स में पता ही है कि आपको एक हायर पोस्ट दी जाती है जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा स्टेटस होता है उसका, मतलब एक हायर पोस्ट आपको अलॉट कर दी जाती है, उसको प्रमोशन करते हैं। और आपको अपने जो आपकी जो करंट पोस्ट है उससे आपको अपर पोस्ट दे दी जाए उसको कहते हैं प्रमोशन, अगर उससे आपको लोअर पोस्ट दे दी जाए उसको कहते हैं डिमोशन। उसके बाद आता है कंपनसेशन। इसमें ना एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन फिक्स की जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कंपनसेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो पे के फॉर्म में हो सकती है या वो रिवॉर्ड के फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली क्या है, ये प्राइस है जॉब का, जो उन्होंने हमें काम करके दिया उसका प्राइस है। पहले डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, इसमें क्या आता है, डायरेक्ट में तो वही वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। पहले तो होता है टाइम बेस्ड पेमेंट, कि आप क्या कहते हैं डेली कर रहे हो उसको पे, वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, एनुअली कर रहे हो, ठीक है। पहले आता है टाइम बेस्ड पेमेंट। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, कि आप ये टाइम के हिसाब से नहीं, वो कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से पे कर रहे हो। सैलरी, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉय। पहले में आप टाइम बेस्ड पेमेंट कर रहे हो, दूसरे में आप परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब कितना काम कर रहा है। बाद में आता है इनडायरेक्ट पेमेंट, ये सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट कि आप उसको पे इन काइंड कर रहे हो। इन काइंड कैसे, आप उसको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दे रहे हो, मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई वोकेशन दे देते हो, जैसे मैं आपका कोई काम कर दूँ, आप मेरे को कोई दे दो कि जाओ हवाई घूम के आ टिकट, वो आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर। तो पहले तो यहाँ होते हैं पे की फॉर्म में, दूसरे होते हैं सर्विसेज की फॉर्म में, ठीक है। तो यारों ये था हमारा चैप्टर। अगला चैप्टर भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दो। एक्चुअली ना मैं ऐसे माइक की वेट कर रहा था काफ़ी दिन से, अभी वो आ गया, तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म कर देना है मैंने। मुश्किल से हार्डली मेरे को लगेंगे कितना आपका रहेगा, ये स्टाफिंग में लग जाएंगे 3-4 दिन, डायरेक्टिंग भी है थोड़ा सा, मतलब हार्डली मेरे को 1 महीना लगेगा हार्डली, ठीक है। बाकी टाइम पे डिपेंड करता है। तो बाकी यार वैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है वीडियोज़ पे। 3-4 व्यूज़ इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब व्यूज़ की बात नहीं है, ये है कि मेरे को ऐसा नहीं कि व्यूज़ चाहिए, मतलब एक वो चीज़ मिल नहीं ना रही। जैसे मैं देखो आप अपना 1-2 घंटे देता भी हूँ फिर भी वो मिल नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगा यार, चाहे मैंने पहले भी कहा था आप अपने ट्यूशन ना छोड़ो, लेकिन एक बार ये लेक्चर ज़रूर देखो, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करवाना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, ख्याल रखियो।